आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली में चलती बस में हुए बलात्कार को लेकर देश गुस्से में है। गुस्सा इसलिए भी कि हम देश को क्या खाक बचाएंगे जब देश की राजधानी दिल्ली तक को नहीं बचा पा रहे। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ होंगे कई खास मेहमान, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि संसद से सड़क तक कैसे फूट रहा है लोगों का गुस्सा। बहुत बार मैंने इस तरह के कृत्यों के लिए कहा है कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। लोग कह देते हैं कैपिटल पनिशमेंट खत्म हो जानी चाहिए। आप मुझे बताइए, इस तरह की घटना की शिकार महिला ना जिंदा में रही और ना मरे में रही। पीड़ा से, दुख से, शर्म से, लज्जा से या क्रोध, किस भावना से आज अपने बात को इस सदन में रखोगे? पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए शर्म से सिर झुका लेने वाली घटना है कि हम किस ओर ले जा रहे हैं अपने समाज। सियासत पूछ रही है, संसद बोल रही है और समाज सुन रहा है। काश ये सरगर्मी एक बदलाव की प्रस्तावना बन जाती, एक ऐसा बदलाव जो इस मुल्क की औरतों को भी आजादी के एहसास से सराबोर कर देता। The case was detected without loss of time and 4 of the 6 accused have been arrested. It is proposed to have this case tried by a fast-track court with a request for day-to-day hearing so that the trial does not linger. I will take a detailed review with the Delhi police officers and ensure that all the necessary steps which need to be taken to take Delhi safer for women. दुनिया के सबसे विशाल लोकतंत्र की राजधानी में 2 दिन पहले एक लड़की के साथ चलती बस में जो हुआ है, उसने हमारे विकास की यात्रा को ही पाताल में फेंक दिया है। इस घटना का ब्यौरा देने में शब्द चूक जाते हैं। दिल्ली की पुलिस हर बार की तरह जाग उठी है, लेकिन शर्मिंदगी की लकीरों पर लाठी पीटने के लिए। उसको पूरी तरह से धोया जा चुका था, लेकिन कुछ समय के इंटरोगेशन के बाद कल शाम को उसने पूरी बात बता दी और उसने बताया कि मेरे साथ मेरा भाई मुकेश, जिसको अभी हमारी टीम राजस्थान से पकड़कर ला रही है, अभी पहुंची है दिल्ली। दिल्ली की पुलिस थोड़ी और सचेत होती, थोड़ी और समझदार होती, थोड़ी और संवेदनशील होती तो बहुत बड़ी शर्मिंदगियों से बच सकते थे हम। लेकिन संगठित अपराधों के सामने सामाजिक अपराधों को दरकिनार करना खाकी के सिपाही की आदत सी हो गई है। जो लोग बिल्कुल बयानबाजी कर रहे हैं दिल्ली सरकार की तरफ से और केंद्र की सरकार की तरफ से, उन्हें समझना होगा कि दिल्ली में क्रिमिनल्स के बीच में कानून का और सरकार का खौफ नहीं है। बहस जारी है, लेकिन जिस लड़की ने बस में बेबसी का सबसे बड़ा दर्द झेला है, वो अभी भी सफदरजंग अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। डॉक्टर की कोशिश शायद उसके शरीर के जख्मों को भर दे, लेकिन मन पर हुए घाव की टीस मौत तक उसका पीछा करेगी। ये सारा विकास, ये सब ढकोसला है। अगर हम सेफ नहीं बना सकते इसको लड़कियों के लिए तो ये घाव अकेले उस लड़की का घाव नहीं है, हमारे लोकतांत्रिक वजूद पर है, सामाजिक चेतना पर है, शक्तिबोध पर है और सौंदर्य बोध पर भी। मुमकिन है आपको शब्द थोड़े कठिन लगे, लेकिन ये शब्द इस कठिन दौर के दर्द से ज्यादा कठिन तो नहीं। गौर से सुनिए, इन गुजरते हुए पलों की सरगोशियों में हमारे बदल जाने की फरियाद है। मादरे हिंद की बेटियां बोल रही हैं, आप सुन रहे हैं क्या? आज तक ब्यूरो। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस पूरी चर्चा में जुड़ गए हैं। रंजना कुमारी जी, जो कि डायरेक्टर है सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। बरखा सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि चेयरपर्सन है दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की। कुछ ही देर में कई और खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें जो बयां करेंगे कि राजधानी की सड़कें कितनी असुरक्षित है महिलाओं के लिए। हम आपको दिखाएंगे ये रिपोर्ट भी, कैसे आज तक के 10 संवाददाता अलग अलग जगहों पर निकले और किस तरह की सच्चाई का सामना उन्होंने किया। लेकिन सबसे पहले रंजना कुमारी जी, आपके पास आते हुए, ये सच्चाई कितनी परेशान करती है? देखिए, ये सिर्फ सच्चाई नहीं है, ये कितनी घटिया और गंदी सच्चाई है जो हम लोगों के दिलों को, दिमाग को, हमारे पूरे देश की अस्मिता को, इज्जत को हिला के रख दिया। और तभी आप सब लोग बेचैन हैं, हम तो हैं ही हैं। लेकिन ये इस तरह की घटनाएं अगर होती रहेंगी तो
हर घर के अंदर बैठी हुई माँ ये सोचती है कि हमारी बेटी अब जब घर से बाहर निकली है तो वो सुरक्षित नहीं है। जिस तरह की पूरी मानसिकता कि इस समय हम लोग ग्रसित हैं, एक तरफ कानून का कोई भय नहीं, पुलिस का कोई डर नहीं, दूसरी तरफ जितने इस तरह के गुंडे अपराधी तत्व हैं वो खुली तरह से घूम रहे हैं। उनको पूरी छूट है कि वो कुछ भी करके निकल जाएंगे, फिर भी बच जाएंगे, क्योंकि अगर 96% केसेस चार्जशीट होते हैं, आप लोगों ने ये बातें कही, कुल 26% लोगों को ही इसमें सजा मिलती है रेप के केसेस में, तो फिर न्याय व्यवस्था का क्या चल रहा है? जो घटना बुद्ध जयंती पार्क में 2003 में हुई उसका फैसला 2012 में आता है। 9 साल लगते हैं इसमें न्याय देने में। तो इस तरह की न्याय प्रक्रिया का क्या मतलब है? क्या मतलब न्याय प्रक्रिया की बातें हम लोगों ने बार बार की है, तो हर तरफ से एक निराशा, एक मन में डर और एक मन के अंदर भयंकर गुस्सा कि कुछ करना है इस बार, क्योंकि हद हो गई है। बिल्कुल कितनी दिनों तक देश की लड़कियां ये सब कुछ बर्दाश्त करती रहेंगी। और इसीलिए बरखा सिंह जी कुछ सख्त सवाल आपसे इस कार्यक्रम में आज पूछे जाएंगे। हम लिप सर्विस से पूरी तरह से तंग आ चुके हैं। स्पेशल टास्क फोर्स क्या जिस दिल्ली पुलिस का काम है सुरक्षा, वो रात में नदारत रहती है राजधानी की सड़कों पर। इतने सारे कमीशंस हैं, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इतने बरसों से बेहतर और सख्त कानून की बात की जा रही है। क्या हासिल किया है आपने? क्योंकि इस देश की आधी आबादी की जिम्मेदारी आप लोगों पर है। क्या हासिल किया है आप लोगों ने इतने बरसों में? देखिए, ऐसा ये जो हादसा हुआ है ये वाकई बहुत दिल दहला देने वाला हादसा है, और ये हम सबके लिए, एक पूरे हिंदुस्तान के लिए नहीं, एक पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा हादसा है जो हम सब भी कहीं ना कहीं औरत हैं, बेटियों की माएँ हैं, इसमें अब इसके आगे और कुछ नहीं। बस मैंने शुरू से ये कहा है कि रेप के अपराधी को सजाए मौत मिलनी चाहिए, यानी कि सीधे फांसी। आपने इसके लिए क्या कदम उठाए? आगे पीछे कुछ भी नहीं। आपने इसके लिए क्या कदम उठाए? मैं बोलने तो दीजिए आप, तभी ना बोलेंगे। हम लोगों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए लिखा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट पे इस तरह की केसेस को जल्दी सॉल्व किया जाए, क्योंकि इस तरह के केसेस में बरसों बरस दिन लग जाते हैं हमें अब ये साबित करने में कि ये रेप का अपराधी है या नहीं है। उसकी इतनी लंबी लंबी डेटें पड़ती हैं तो अपराधी आराम से छूट जाता है, उसको वो चला जाता है, जमानत हो जाती है, तो वो बेचारी औरत पे क्या गुजरता है ये हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम रोजाना इस तरह के केसेस से रूबरू होते हैं। हमारे यहाँ रेप क्राइसिस सेल हम चलाते हैं। हम देखते हैं एक साल भर की बच्ची, एक 6 महीने की बच्ची के साथ जो रेप होता है उसका दर्द क्या है। आपसे पूछूंगी मैं पूछूंगी कि वाकई अगर आप इतनी करीबी से इस सब को ईमानदारी से महसूस करती हैं, अनुभव है आपका, फिर क्यों आप सरकारों पर ऐसा दबाव नहीं बना पाते हैं? मैं पूछूंगी आपसे, लेकिन उससे पहले मुझे जाने दीजिए, किरण बेदी जी हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी जुड़ गई हैं। किरण जी, बड़ा सवाल यही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट लंबे वक्त से ये तमाम मांगे की जा रही है, क्योंकि देर से मिला हुआ न्याय इन ऐसे मामलों में अन्याय से कम नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि किसकी जिम्मेदारी है, किसकी लापरवाही है जिसकी वजह से अभी तक ऐसे मामले लटके हैं और हम सख्त कानून लेकर नहीं आ पा रहे हैं। जो भी कहा गया अभी तक कि फास्ट ट्रैक होना चाहिए और बहुत जल्दी, साल और 1.5 साल के बीच में सजा मिलनी चाहिए, 10-10 साल के बाद नहीं। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम ऐसी वारदातों को रोके कैसे। ये प्रिवेंशन, मैं ज्यादा प्रिवेंशन पर ध्यान देना चाहती हूँ। ट्रायल और उसकी पनिशमेंट तो जल्दी होना बहुत जरूरी, लेकिन हम ये सारे बहुत ज्यादा ये प्रिवेंटेबल क्राइम है। और प्रिवेंशन कैसे हो सकती है? अगर हम उस प्रिवेंशन प्लान को आज लागू कराएं, आज और कल में लागू हो सकता है। आपके पास हजारों लोग सिविल डिफेंस के हैं, ये जो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आते हैं, ये सिविल डिफेंस की लड़कियां और लड़के जो ट्रेंड है, ये क्यों नहीं सड़कों पे हैं पुलिस के साथ? हमारे पास सिटीजन वार्डन स्कीम है, ये क्यों नहीं है पुलिस के साथ? हमारा ये कंबाइंड कम्युनिटी प्लान होना चाहिए, पुलिस कम्युनिटी का एक कंबाइंड सिक्योरिटी प्लान क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन होना चाहिए, जिसमें PCR की वैन, वुमेन पुलिस, सिटीजन वार्डन और सिविल डिफेंस। सिविल डिफेंस स्टेट गवर्नमेंट के अधीन में आता है, पुलिस आती है गृह मंत्रालय के अधीन। ये दोनों मिलके क्यों नहीं काम, ये भागीदारी, ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन में क्यों नहीं हो रही इस देश में, इस प्रांत में? और ये हर स्टेट में लागू हो सकती है। इसके लिए कोई पैसा खर्चने की जरूरत नहीं। पुलिस कहती है हमारे पास लोग कम है, तो सिविल डिफेंस क्यों नहीं आप जोड़ते? होम गार्ड्स क्यों नहीं जोड़ते?
सिटीजन वार्डन को क्यों नहीं जोड़ते? और उन एरिया में आप पेट्रोलिंग में बसेस को चेक करें, गाड़ियों को चेक करें, जहां पर अंधेरा है या जहां पर पुलिस की प्रेजेंस, जहां पर ये लोग उसका नाजायज फायदा उठाते। और दूसरी बात, हम लोग क्यों नहीं कैमरे लगाते? कैमरे क्यों नहीं लगाते? ऐसी बसेस में कैमरे को लाइसेंस के साथ जोड़ दिया जाए कि लाइसेंस तब मिलेगा जब आपकी प्राइवेट बस में कैमरा भी जुड़ा होगा। तो कैमरे के साथ लिंक कर दीजिए तो आपको तफ्तीश के लिए एविडेंस मिलेगा, नहीं तो आपको एविडेंस नहीं मिलेगा। कचहरी सजा किसको देगी? इसीलिए सालों बाद लोग एक्विट हो जाते हैं, कोई सबूत नहीं मिलता है। सबूत के लिए हमको कैमरे चाहिए और ये कंबाइंड सिटीजन क्राइम प्रिवेंशन प्लान, कम्युनिटी पुलिसिंग प्लान चाहिए। ये तो कल से भी लागू हो सकता है। अब हमको ट्रायल की जरूरत नहीं है, ट्रायल की देर वेट करने की जरूरत नहीं है, सजा को 10 साल के लिए वेट नहीं, सजा प्रिवेंशन करें पहले और फिर जब भी क्राइम अगर हो जाए तो डिटेक्शन 1.5 साल और 2 साल में। बिल्कुल, यहीं से किरण जी इस पूरी चर्चा को लिए जाएंगे। कई सांसदों ने आज फांसी तक की मांग की है, यहीं से इस पूरी बहस को लिए चले जाएंगे। और किरण जी, जैसा आपने कैमरे की बात की, सीसीटीवी कैमरा हमने देखा एम्स से लेकर मुनिरका के पैसेज में कई सारे पेट्रोल पंप्स पे है, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। यही बदहाली, यही लापरवाही है गुनहगार। छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए हल्ला बोल। देश जबरदस्त गुस्से में है और कम से कम ये गुस्सा कुछ ही दिनों में खत्म ना हो जाए, इसीलिए आज तक अपनी ये मुहिम आगे ले जा रहा है। 10 संवाददाता अलग अलग हिस्सों में राजधानी में बीते दिन निकले थे और दिल्ली पुलिस गहरी नींद में सो रही थी। बड़ा सवाल ये, आज जो सांसदों ने मांग की है उसी पर अब हम इस पूरी चर्चा को आगे लिए जाएंगे। सबसे पहले रंजना जी, आपके पास आते हुए, क्या फांसी दे देना बलात्कारियों को इसे खत्म कर देगा? क्या ये सजा सही है? भाषा बोलने की सबकी आदत है, हर कोई सुझाव रख रहा है और उसमें इस हद तक चले जाते हैं। कितने लोगों को आप 40,000 केसेस देश के अन्य तमाम कोर्ट में पेंडिंग हैं, आप कितने लोगों को फांसी देंगे? रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में फांसी होती है। इसका मतलब ये है कि अभी तो 29% के लगभग कन्विक्शन हो रही है और कल आप ऐसी परिस्थिति पैदा कर देना चाहते हैं कि किसी एक को भी, मतलब 1-2 किसी इक्का दुक्का को फांसी लग जाए, बाकी सब लोग आजादी से अभी तक कुल 42-46 लोगों को फांसी हुई है। तो आप किस तरह की बात, मतलब पॉलिटिकली करेक्ट एक्शन कीजिए कृपा करके। एक तरह से कानून पेंडिंग है पार्लियामेंट के अंदर, जो सेक्सुअल असॉल्ट का कानून है, जो रेप के कानून को बदलने के लिए प्रस्तुत किया गया, 10 साल से पेंडिंग है वो कानून। पार्लियामेंट उस कानून की तरफ देख भी नहीं है ना पास, और यही सबसे बड़ा मुद्दा है। के सुझाव आ रहे हैं सामने, तो सजा कड़ी करिए। सजा का प्रावधान जो अभी के कानून में है, कितने लोगों को हम वो सजा दे पा रहे हैं? यही महत्वपूर्ण है। यही सवाल सीधे बरखा सिंह जी के पास लिए चलते हैं। बरखा सिंह, आप प्रिवेंटिव सिस्टम लाइए। हाँ, बरखा सिंह जी, प्रिवेंटिव सिस्टम लाने के लिए जिसका जिक्र किरण बेदी जी कर रही हैं, खुद उनका पुलिस का अनुभव है बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, उसमें कुछ नहीं हो पाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इसमें देखिए, कहीं तो शुरुआत हो, कहीं से तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी ना। अगर हम इस तरह से यही करते रहेंगे कि अब ये हो, अब ये हो, अब वो हो, कहीं मैंने शुरू से कहा है कि इसमें एक तो हमारे यहाँ इतना लचर हमारा जो कानून है, जिसमें कि कोई भी अपराधी अपराध से कर लेता है और भाग जाता है, डर है ही नहीं बिल्कुल भी। तो उसमें इसलिए अगर एक को फांसी होती है तो उसके बाद हम ये नहीं कह रहे सारों को फांसी दे दी जाए। बरखा जी, अगर एक को बरखा जी, चलिए एक सवाल का जवाब दीजिए। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है। बरखा जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। कितने रेप केसेस को आपके कमीशन ने फॉलो अप किया है दिल्ली पुलिस के साथ? बिल्कुल, मेरे सारे रेप केसेस को करते हैं, सारों को करते हैं, और हमने कितनों को सजा दिलवाई है। माइनर बच्चे, आप तो अब आपका बात कर रही हैं, मैंने 6 महीने की बच्ची, साल भर की बच्ची, आप आके देखिए, आप वहां बैठ के बात कर रही हैं। आप कमीशन में आइए, ग्रास रूट पे आइए, हम बताएंगे आपको कि हम क्या करते हैं। आप जिम्मेदारी वाले पद पर बैठेंगे, इसलिए आपसे सवाल किया जाएगा। ये आप जिम्मेदारी वाले पद पर बैठिए, इसीलिए आपसे सवाल किया जा रहा है। इसमें बहुत ज्यादा उत्तेजित
सहमत होने की बात नहीं है बरखा जी जो बात आप कह रही हैं वो अपनी जगह पर सही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, यहीं से इस पूरी चर्चा को आगे लिए चलेंगे बरखा जी। और हमारे साथ किरण बेदी जी भी जुड़ी हुई हैं। बड़ा सवाल यही है कि आगे अब क्या हो ताकि हम नी जर्क रिएक्शन से 2 कदम आगे बढ़कर एक पुख्ता सिस्टम इवॉल्व कर सके। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए हल्ला। वक्त जाए के बिना सीधे रुक करते हैं तमाम मेहमानों का। अमोद कंठ साहब पूर्व IPS अधिकारी भी इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले किरण जी आपके पास आते हुए, आपने कहा कि पुलिस के साथ तमाम लोग जुड़ जाएं, लेकिन जब पुलिस ही मौजूद ना रहे इस ब्रूटल हादसे के महज एक दिन बाद जब 10 संवाददाता आज तक की सड़कों पर निकली, मैं खुद एम्स से लेकर मुनिरका तक के स्ट्रेच पर गई थी, एक जगह पर चेक पॉइंट नहीं, जीरो पुलिसिंग, जीरो पुलिस प्रेजेंस। ऐसे में क्या हालात हैं? ऐसे में हम कैसे समझेंगे कि तस्वीर बदलेगी? इसीलिए तो मैं बोल रही हूं कि कहां है इनका सेफ्टी प्लान, कहां है क्राइम प्रिवेंशन प्लान, कहां है? हमको डिमांड करना है एज सिटीजन्स ऑफ द दिल्ली, ऑफ द सिटी, हमें क्राइम प्रिवेंशन प्लान बताइए जिसमें पब्लिक भी भागीदारी है, जिसमें सिटीजन वार्डन भागीदारी है, सिविल डिफेंस भागीदारी है, होम गार्ड भागीदारी है। क्यों नहीं भागीदारी बनते? जब सिविल डिफेंस इतने हजारों ट्रेन किए हुए हैं, हमने सरकार ने पैसा खर्चा उनको ट्रेन करने के लिए, वो सारे युवा हैं, वो क्यों नहीं भागीदारी? सो इसलिए ये डिमांड जब तक नहीं करेंगे ये फिर से केसेस होंगे। हमको कल से ये पब्लिक प्लान, सेफ्टी प्लान सड़कों पे होना चाहिए। पीसीआर वैन 617 पीसीआर वैन है इस शहर में, इतनी पीसीआर वैन और कहीं नहीं है। 617 पीसीआर वैन ये क्यों नहीं रीलोकेट होती और पीसीआर वैन के साथ पुलिस, विमेन पुलिस, सिविल डिफेंस, सिटीजन वार्डन, ये क्यों नहीं इकट्ठे होकर काम करते ताकि ये मूविंग क्राइम को रोक के चेक करा जाए? जब तक ये नहीं होगा, ट्रायल बाद में, सजा बाद में, जब तक आप प्रिवेंट नहीं करेंगे ऐसे केसेस फिर होंगे, ये न्यूज फिर दब जाएगी, फिर से एक केस होगा महीने के बाद, फिर हम लोग चिल्लाएंगे, फिर से पार्लियामेंट में ही कहेंगे सजाए मौत। अरे लेकिन ये तो मौत पहले हो रही है, ट्रायल तो बाद में है, ये तो मौत पहले हो रही है। ये मौत से अपने आप को कैसे बचाना है उसके लिए एक ही तरीका है, हम लोग कम्युनिटी पुलिसिंग प्लान सड़कों पे लाएं और उसको ऑडिट करें कि क्या हर महीने ऑडिट करें कि कायदे से काम हुआ कि नहीं हुआ, इसकी कैंपेन चलाएं। अब ये कैंपेन रुकने वाली नहीं है जब तक इस कैंपेन की आदत नहीं पड़ जाती। सोशल ऑडिट होना बहुत जरूरी, जिसमें जॉइंट ऑडिट हो, पब्लिक के लोग भी हो और पुलिस भी हो। यानी पुलिस ही अपने आप को वाह करे कि सब काम ठीक हो गया, नहीं। मैं आपको बता रही हूं, आज दिल्ली पुलिस में पहली बारी टेररिज्म से मुक्त है दिल्ली पुलिस। आज तो क्यों नहीं कम्युनिटी पुलिसिंग बेटर करती? आज पहली बारी टेरर अटैक नहीं हो रहे, आपके पास सुसाइड स्क्वाड्स नहीं आ रहे। आज कम्युनिटी पुलिसिंग का मौका है कि दिल्ली पुलिस को एक उदाहरण देने का। बिल्कुल। अमोद कंठ साहब, चूंकि आप एक पूर्व IPS अधिकारी हैं, गहरी नींद से कैसे जगेगी दिल्ली पुलिस? ये बहस दर बहस, साल दर साल हम इसी तरह से स्टूडियोज में बहस करते हैं, नी जर्क रिएक्शन दिखाते हैं, और जो सांसदों का ये सुझाव आया है, क्या फांसी एक स्ट्रॉन्ग डेटरेंस साबित हो सकती है? देखिए, मैं मानता हूं इस बात को कि पुलिस को डिफेंड करना ऐसी हालत में बहुत कठिन है, और मैं शायद डिफेंड करता भी नहीं हूं, कर नहीं रहा हूं। किरण ने जो बातें कही, मैं थोड़ा बहुत उससे एग्री भी करता हूं कि इसकी आवश्यकता है, कौन नहीं चाहता है। जिस ढंग की पुलिसिंग किरण ने की वैसी पुलिसिंग मैंने भी की। मैंने भी हर कोशिश किया कि इस शहर में पुलिस का लोगों के साथ रास्ता बने। प्रयास के माध्यम से, कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से हम लोगों ने ये काम किया। यही दिल्ली पुलिस से जहाँ किरण ने काम किया और मैंने भी काम किया और नीरज कुमार काम कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो स्थिति पैदा हुई है, इसमें पुलिस का रोल तो सबसे बड़ा है, इसको आप एकदम नकार नहीं सकते हैं। ये प्रिवेंशन हो, चाहे डिटेक्शन हो, चाहे इन्वेस्टिगेशन हो। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि ये तमाम चीज़ हो गई, पुलिस को प्रिवेंट करना चाहिए, उसकी आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पे कम से कम पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा, और पकड़ने में मैं समझता हूँ कि जल्दीबाजी की, तत्परता दिखाई, और ये अपने आप में थोड़ी बहुत क्रेडिट की बात तो ज़रूर है कि इन्वेस्टिगेशन एक तेज़ी से चल रहा है, डिटेक्शन हो रहा है। लेकिन इसके अलावा जो एक और बात है कि क्या पुलिस समाज से अलग है? क्या पुलिस समाज का दर्पण नहीं है? क्या ये सही नहीं है कि पुलिस और समाज एक ही स्थिति के दोनों पैदाइश हैं,
अमोद जी मुझे माफ कीजिएगा कि समाज कैसे बिहेव करता है। अमोद जी मुझे माफ कीजिएगा, मुझे मैं इस बात को कहना चाहता हूं। आप ये कह रहे हैं कि उन्हें क्रेडिट दिया जाए तत्परता के लिए कि जिस लड़की के साथ गैंग रेप एक छोटी सी बात है, एक चलती हुई बस में राजधानी की सड़कों पर गैंग रेप हुआ, वो लड़की अब कोमा के स्टेज में पहुंच गई है। उसके बाद जो पुलिस 4 लोग आरोपियों को पकड़ लेती है, राजधानी की सड़कों पर इस घिनौनी हरकत को रोक नहीं पाती है, उसे श्रेय दिया जाए। हम इत्तेफाक नहीं रखते। सीधे बरखा जी के पास चलते हैं। बरखा जी, बड़ा सवाल यह है, आप कहती हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हो, कांग्रेस पार्टी के सांसद कहते हैं, बीजेपी के कहते हैं सबको फास्ट ट्रैक कोर्ट चाहिए, क्यों नहीं हो पा रहा है? रोक कौन रहा है? या फिर सिर्फ लापरवाही है और इनएक्शन है आप सब की तरफ से? नहीं, अभी तक तो मैं यही कहूंगी कि अभी तक ये सब बातें हो रही थी, पर अब बस हद हो गई। अब ये काम होना चाहिए, क्योंकि अब समय का एंड आ गया है। इससे ज्यादा और हम औरतें बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो ये हादसा हुआ है, उस लड़की को मैंने देखा है, हम जान रहे हैं, तो अब इससे आगे और बर्दाश्त नहीं होगा। हमें ये करना ही पड़ेगा और ये करना और करेंगे। हम लोग दबाव बनाएंगे, हम सारी औरतें, हम सारे लोग। बरखा सिंह जी, मुझे याद है मुनिरका में जब यह हादसा हुआ था एक लड़की के साथ, उसके बाद भी मैंने टेलीविजन पर आपके साथ बहस की थी और तब भी मैंने यही सवाल आपसे पूछा था। आपने कहा था इस बार हम कुछ करेंगे। ये इस बार कब तक चलेगा? नहीं, इस बार नहीं। मैंने उस बार ये नहीं कहा था। मैंने ये हमेशा कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए। मैंने रिटर्न में दिया हुआ है और हमने ये हमेशा मांग की है कि फांसी की अरब कंट्री में रेप क्यों नहीं होते, बताएंगे आप हमें? नहीं, क्योंकि वहाँ सख्त कानून है, वहाँ के लोग जागरूक हैं। हमारे यहाँ कानून में सख्ती नहीं है। जब तक के सख्ती नहीं होगी, कानून सख्त नहीं होगा, सजा नहीं मिलेगी, तब तक लोग नहीं सुधरेंगे। ये दिल्ली प्रदेश है, यहाँ दुनिया भर के लोग आते हैं। बरखा सिंह, जो सिचुएशन आप पोर्ट्रे कर रही हैं वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। ये क्यों नहीं होता, वो क्यों नहीं होता, और आप है दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन। अब सवाल ये है कि डूअर्स कौन है, करेगा कौन? रंजना जी कुछ बोलना चाह रही है। रंजना जी अपनी बात करिए। हम सब करेंगे, हम सब मिलके करेंगे। मैं अंजना, मैं इस बात से लगातार इन सभी लोगों से, जिनसे ये बरखा जी हो, दिल्ली की चीफ मिनिस्टर हो, देश के प्रधानमंत्री हो, सब लोग आजकल राजनीतिक रूप से सही बात कहना जानते हैं और कहते हैं, लेकिन कहने के बाद करना भी तो पड़ेगा ना उसको। आपने ना फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया आज तक, और आज अनाउंसमेंट भी होम मिनिस्टर ने किया है, तो सिर्फ इस केस के लिए, वो भी जब हम लोग 4 घंटा पुलिस स्टेशन के सामने बैठे रहे, तमाम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने मिलकर हम लोगों ने रास्ता रोका, तब जाकर के अनाउंसमेंट चूंकि आपकी बात जिक्र कहना चाहती हूँ। नहीं, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ अंजना, कि जो ये सब बातें ये लोग कह रहे हैं वो करके दिखाने में अभी कितने वर्ष और लगेंगे। बिल्कुल, सरकार को यही सवाल किरण जी के पास जा रहा है। किरण जी, एक और सरकार यहाँ दिल्ली में हो चुकी है। बिल्कुल, कितनी बार आप कहेंगे हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, करते क्यों नहीं है? गृह मंत्री ने एक और अनाउंसमेंट, गृह मंत्री ने एक और पुलिसिंग करते हैं, क्यों नहीं कम्युनिटी पुलिसिंग करते हैं? हम लोग जानना चाह रहे हैं। किरण जी बिल्कुल सही कह रही हैं कि देश की महिलाएं ये पूछना चाह रही है, आप बताते किसको हैं? आप पदों पे बैठे हुए हैं और जब आप प्रोग्राम्स में आते हैं तो आप दुनिया भर का भाषण देके चले जाते हैं। आप बताइए कि कब इन बातों का जवाब देश की जनता को, दिल्ली की जनता को मिलेगा? बरखा जी जल्दी से जवाब, फिर ब्रेक पर जाना, और फिर मेरा सवाल किरण जी से होगा, जल्दी से। नहीं, हम देखिए, ये जो बातें कहने में और करने में बड़ा फर्क होता है। मैं यही कहूंगी कि अब हम करने में इस फर्क का खामियाजा लड़की मेरी सुरक्षा की भेंट चढ़ा कर दे रही हैं। बरखा जी, मुझे लगता है कि स्थिति की गंभीरता को आप नहीं समझ रही हैं। मैं किसी एक हॉस्पिटल में विक्टिम को जाकर विजिट करने से, मैं भी विजिट करने से नेशनल कमीशन फॉर वुमेन या दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन का काम खत्म नहीं होगा। इस बात को आप लकीर की तरह मान लीजिए। किरण जी, ठीक है, बिल्कुल बोलिए बरखा जी, जल्दी बोलिए। बरखा जी ने अपनी बात कह दी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकना पड़ रहा है। किरण जी के पास हम छोटे से ब्रेक के बाद जाएंगे और किरण जी से ये सवाल पूछेंगे कि आखिर ये स्पेशल टास्क फोर्स जिसका ऐलान अब गृह मंत्री ने कर दिया है, क्या उससे तस्वीर अचानक बदल जाएगी? एक और ऐलान, एक और वादा, करिए इंतजार। आप देखते रहिए आज।
देश गुस्से में है। हम इसलिए ये बहस कर रहे हैं ताकि कोई सार्थक रास्ता निकल सके। आज गृह मंत्री ने किरण जी स्पेशल टास्क फोर्स का ऐलान कर दिया, यानी दिल्ली पुलिस है, तमाम पुलिस है, पहले से जो व्यवस्था है उसके बाद एक और स्पेशल टास्क फोर्स। अब जादू की छड़ी चल जाएगी? बिल्कुल नहीं। टास्क फोर्स का मतलब क्या है? सारी दिल्ली को एक छोटा टास्क फोर्स चाहिए। सारी दिल्ली पुलिस को ये जो 600 से ज्यादा पीसीआर वैन्स हैं, ये 600 की 600 पीसीआर वैन्स टास्क फोर्स बन जानी चाहिए। ये घोषणा होनी चाहिए थी कि रात के समय, जब ये अंधेरे का समय बहुत, और वो आउटलाइन एरियाज में इनको रीपोजिशन किया जाएगा। इनके साथ हर पीसीआर वैन के साथ एक सिविल डिफेंस, होम गार्ड और लोगों को कम्युनिटी पुलिसिंग में जोड़ा जाएगा और उसमें एट रैंडम बसेस और गाड़ियों की चेकिंग की जाएगी। मैं ये घोषणा होकर होती तो मुझे कुछ राहत मिलती, लेकिन ये तो घोषणा हुई नहीं। प्रॉब्लम ये है कि उनको समझाए कौन कि सही पुलिसिंग है क्या, किस चीज की जरूरत है, और फिर इसकी चेकिंग कि ये जो 600 पीसीआर वैन्स लगी हैं इनकी चेकिंग कौन करेगा कि वाकई में ये काम कर रहे हैं कि नहीं। तो ये कहें कि एक सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, एक दो नहीं, वो सारी इसको एरिया वाइज, रेंज वाइज इसको चेकिंग करेंगे कि काम सही हो रहा है कि नहीं। उसमें मीडिया की टीम भी बैठेगी, मीडिया भी देखेगी कि क्या काम सही हो रहा है। मैं ऐसे कहती हूं 3 महीने ऐसे कर लो, ऐसा केस दोबारा होने वाले कभी नहीं है। लेकिन अभी टास्क फोर्स की सिर्फ घोषणा कर दो और ये नहीं करो तो फिर महीने के बाद फिर आएगा, कोई नोएडा से आ जाएगा, कोई गाजियाबाद से आ जाएगा, कोई गुड़गांव में ये अपराध करके चला जाएगा। हम फिर से वही परेशानी, पुलिस फिर पकड़ लेगी। आमोद खान ठीक कह रहे हैं, पकड़ लेगी, पुलिस चुस्त है, पकड़ने में भी चुस्त है, लेकिन प्रिवेंशन में भी तो चुस्त हो ना। मैं तो चाहती हूं पहले प्रिवेंशन हो, फिर भी इस काम के बाद भी अगर क्राइम होता है तो पकड़ने में भी चुस्त हो, तो मैं कहती हूं सही है। लेकिन प्रिवेंशन होती नहीं, पकड़ने में चुस्त है, उससे क्या फायदा? इस औरत की तो जान जा रही है। एक वो तो सभी औरतों के साथ फंडामेंटल राइट की वायलेशन हुई है। जिस औरत को रात को अपनी एक बस में सुरक्षा के राइट नहीं है, उसके बाद बाकी फंडामेंटल राइट है क्या? कोई फायदा नहीं उस राइट्स का। अमोद साहब, इस डर से सामना हमारा रोज होता है, इस डर से हमारा सामना रोज होता है। 4 आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने अब इतने ब्रूटल, इतने खौफनाक हादसे के बाद पकड़ लिया है। इससे मुझ में यह विश्वास नहीं जता है कि मैं सुरक्षित हूं। ये ट्रस्ट डेफिसिट कौन दूर करेगा? ये किसकी जिम्मेदारी है? नहीं, आप सही कह रहे हैं, जिम्मेवारी पुलिस की है। देखिए, ये जो किरण की बातें हैं, मैं हर बात को सही मान रहा हूं। ये टास्क फोर्स जो है वो, मैं समझता हूं, जो मेरी समझ बनती है कि ये टास्क फोर्स सिर्फ इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए होगा। इस टास्क फोर्स से प्रिवेंशन का कोई ताल्लुक नहीं होगा। अभी भी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिसकी चर्चा मैं करना चाहूँगा, जैसे क्राइम अगेंस्ट विमेन सेल दिल्ली पुलिस ने बहुत पहले बनाया, बहुत पहले, मैं समझता हूँ 20-25 साल पहले। और शायद क्राइम अगेंस्ट विमेन सेल सबसे पहले दिल्ली पुलिस ने बनाया था। हर डिस्ट्रिक्ट में क्राइम अगेंस्ट विमेन सेल हैं, सेंट्रलाइज्ड क्राइम अगेंस्ट विमेन सेल है। अगर उसको हम एक्टिवेट करें, अगर उसको हम लोगों के साथ जोड़ें, अगर कम्युनिटी पुलिसिंग के साथ जोड़ें, तो शायद उसका फ़ायदा हो सकता है। दूसरी एक और चीज़ है महत्वपूर्ण, जो कि इस सिलसिले में बहुत महत्वपूर्ण है, वो है कि दिल्ली के हर डिस्ट्रिक्ट में रेप क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर्स हैं। रेप क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर्स जो पिछले करीब 10-12 साल से कभी ठीक चलते हैं, कभी बुरे चलते हैं, और ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन साथ मिलकर चलाए जाते हैं। यानी दिल्ली पुलिस में एक डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स होती है, उसके इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होती है। मेरा ऐसा मानना है कि हमको रेप क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर्स को भी एक्टिवेट करना चाहिए। और रोक कौन रहा है? अमोद साहब, रोक कौन रहा है? ये किसका काम है? क्राइम अगेंस्ट वुमेन काउंसिल की आप बात कर रहे हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है? मैं दिल्ली पुलिस में नहीं हूँ, मैं दिल्ली पुलिस में नहीं हूँ। किरण के समान, जैसे किरण अलग, मैं भी अलग हूँ। मैं एक सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि आपने बुलाया मुझे बात करने को, मैं सलाह दे रहा हूँ कि संस्थाओं को मजबूत करना चाहिए। पुलिस की है, जाहिर है, पुलिस लीडरशिप की है। ये दिल्ली पुलिस की, मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्राइम अगेंस्ट विमेन सेल, मेरी बात सुनिए आमोद जी, क्राइम अगेंस्ट विमेन सेल पिछले 10 साल से हम लोग सहयोग कर रहे हैं दिल्ली पुलिस से, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है कि हम लोगों ने, अभी चली गई शायद बरखा जी, कि हम लोगों को उसका जो एक मिनिमम कहते हैं कि स्कूटर से जाने आने का जो हमारे काउंसिलर जाते हैं,
उतना बस से आने जाने तक का किराया दिल्ली सरकार के पास नहीं है। तो एनजीओज कोई खदान नहीं है इन सब कामों की, वॉलंटरी काम भी लेते हैं और उसके बाद उसका कोई क्रेडिट नहीं है और साथ साथ में कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है सरकार की तरफ से। तमाम एनजीओ इसमें से भाग के निकल गए, उनको लगा कि ये बिल्कुल थैंकलेस जॉब है, इसके लिए हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमारे साथ कोई सरकार का कोई जुड़ाव नहीं है, ना ही सरकार का कोई सपोर्ट है। ये तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल का हाल है, लेकिन हम लोग फिर भी चला रहे हैं क्योंकि हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं और हम उसको चलाते रहेंगे आखिरी दम तक। लेकिन सवाल ये कि सिस्टम जब आप बनाते हैं तो आप सिस्टम को चलाने की व्यवस्था क्यों नहीं करते? रंजना जी, अगर आप नहीं करेंगे व्यवस्था तो सिस्टम चलेगा कैसे? रंजना जी, आपको रोक रही हूँ, लेकिन ये पुलिस बोलेगी की बात सही है, कार्य इस तरह के किए जाएंगे, ये भी अपने आप में बहुत ही अटपटा लगता है। अमोद जी, बस एक लाइन में जवाब दीजिए सर, मुझे इस कार्यक्रम का अंत करना है। आई एम सॉरी। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ऐसी स्थितियों के लिए पूरी तैयारी सही ढंग से होनी चाहिए और तैयारियों में ये संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। रंजना की बात सही है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में बहुत सारी कमियां हैं। दिल्ली पुलिस को चाहिए कि उनको पूरा करें, रेप क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर्स को एक्टिवेट करें। दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन भी उसकी पार्टनर है। हम लोगों ने शुरुआत की थी प्रयास के माध्यम से और संस्थाओं के माध्यम से, इसको एक्टिवेट करना बहुत। आप सभी का, मुझे बीच में आपको रोकना पड़ रहा है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कहां से निकले थे, कहां पहुंचे थे, कहीं पहुंचे भी हैं या नहीं? महिलाओं को जिस तरह की आजादी, जिस तरह की सुरक्षा मिलनी चाहिए एक लोकतंत्र में, इस सदी में हम बहुत नीचे गिर चुके हैं। आप देखते रहिए। आपको बता दें 99% जनता देश की कैसी है, फांसी की